नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का विषय वाक्य विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, इनका सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आओ दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य की परिभाषा। तो देखते हैं हम कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। इन वर्णों के हम जो सार्थक समूह होता है उसको शब्द कहते हैं, तथा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात वाक्य शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास होता है जिससे उसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। अतः वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं क्रम का होना आवश्यक है। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग माने जाते हैं। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग हैं? दो। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो हम दोनों का विस्तार से देखेंगे, दोनों के बारे में। जैसे कि पहला हम पढ़ेंगे उद्देश्य क्या है। वाक्य में पहला अंग क्या है? उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है? जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है। किसके संबंध में कहा जाता है? कर्ता के संबंध में। जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अतः कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। जो वाक्य का कर्ता होता है वही वाक्य का उद्देश्य कहलाता है, यानी वाक्य का उद्देश्य ही कर्ता होता है। किंतु यदि कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो, जिसे कर्ता का हम क्या कहते हैं? विस्तारक कहते हैं। यानी जो कर्ता का विस्तार होता है उसे कर्ता का विस्तारक कहते हैं, यानी उद्देश्य के ही अंतर्गत आता है। जो कर्ता का विस्तारक होता है वह भी उद्देश्य के ही अंतर्गत आता है। जैसे हम देखेंगे, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब इस वाक्य में मेरा भाई प्रशांत, ये क्या है? उद्देश्य। प्रशांत क्या है? कर्ता है। और जो मेरा भाई है वो प्रशांत का कर्ता का क्या है? विशेषण। अर्थात इसे कर्ता का हम क्या कहेंगे? विस्तारक कहेंगे, यानी कर्ता का विस्तारित रूप जो होता है उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य का पहला अंग क्या है? उद्देश्य। तो उद्देश्य के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं विधेय कि विधेय क्या है। विधेय में हम देखेंगे उद्देश्य, अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, यानी जो कर्ता है, यानी जो उद्देश्य है। अगर उद्देश्य के बारे में अर्थात कर्ता के बारे के संबंध में हम जो कुछ कहेंगे वाक्य में, उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक, तो पूरक का विस्तारक आदि आते हैं। ये सभी क्या आते? किस में आते हैं? विधेय के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम देखेंगे वाक्य में धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो जो वाक्यांश विधेय है जिसमें क्या है? पढ़ता शब्द क्या है? क्रिया है। तो अधिक शब्द क्रिया का क्या है? विस्तारक है। जो शब्द की क्रिया की क्या बताता है? विशेषता बतलाता है, उसे क्रिया का हम क्या कहते हैं? विस्तारक कहते हैं। पुस्तकें शब्द कर्म है। तो जो धार्मिक शब्द है वो पुस्तकों की विशेषता बतलाने के कारण पुस्तकें कर्म का क्या हो गया? विस्तारक हो गया। पुस्तकें कर्म का क्या हो गया? विस्तारक। तो इनके अतिरिक्त यदि कोई शब्द प्रयुक्त होता है या जब वाक्य में क्रिया अपूर्ण होती है तो उसे पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक। और पूरक की विशेषता बताने वाले शब्द को पूरक का विस्तारक कहते हैं। यानी यहाँ पर विधेय में प्रत्येक का विस्तारक भी होता है। जैसे कर्म का विस्तारक होता है, क्रिया का विस्तारक होता है, पूरक का विस्तारक होता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। इन वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे कर्ता के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो क्या हो गया? विधेय हो गया। और कर्ता क्या है? इसमें उद्देश्य होता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य। कर्ता का जो विस्तारक होता है वही क्या होता है? उद्देश्य होता है। और कर्ता भी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे दोस्तों वाक्य के अंग। अभी आपने ऊपर पढ़ा वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। अब हम आगे बढ़ते हैं वाक्य के भेदों की ओर।
वाक्य के भेद। वैसे वाक्य के भेद मुख्य रूप से तो हम दो ही प्रकार करते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, लेकिन हम यहाँ पर आपको क्रिया, अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों के बारे में बात करेंगे आपसे। जैसे हम देखेंगे पहले क्रिया की दृष्टि से। क्रिया की दृष्टि से तो क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला है कर्तृवाच्य प्रधान। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा व प्रधान संबंध किससे है? कर्ता से होता है। अर्थात क्रिया के लिंग, वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं तो उसे कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। जैसे हम देखेंगे उदाहरण, धर्मेंद्र पुस्तक पढ़ता है, पिंकी पुस्तक पढ़ती है। इसी प्रकार अगला है कर्मवाच्य प्रधान। तो जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, कर्तृवाच्य में किससे होता है सीधा संबंध? कर्ता से। और कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। अर्थात क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार नहीं होकर किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। उसे हम कर्मवाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, महेंद्र ने गाना गाया, वर्षा ने गाना गाया। इसी प्रकार अगला है क्रिया के आधार पर वाक्य भेदों में भाववाच्य प्रधान। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और न ही कर्म के अनुसार, बल्कि किसके अनुसार होती है? भाव के अनुसार, तो उसे हम भाववाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। जैसे हम देखेंगे उदाहरण है, हेमराज से पढ़ा नहीं जाता। दूसरा है उदाहरण, जया से पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता है, इससे क्या प्रतीत होता है? भाववाच्य का भाववाच्य प्रधान वाक्य है, इससे हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं अगला प्रकार है वाक्य का अर्थ के आधार पर। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब हम इन 8 प्रकारों को क्रम से देखेंगे। जैसे कि पहला है विधानार्थक वाक्य। पहला कौन सा है? विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य में जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। किसी बात का, जैसे भूपेंद्र खेलता है, ये कौन सा वाक्य हो गया? विधानार्थक वाक्य। अगला अर्थ के आधार पर है निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या किसी विषय के अभाव का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे देखेंगे हम, नीता घर पर नहीं है। अब यहाँ पर जो नहीं है, इससे हमें क्या पता चलता है कि यह कैसा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य है। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर अगला है आज्ञार्थक वाक्य। यानी जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा, उपदेश या आदेश देने का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा तुम गाना गाओ, तो इस वाक्य में क्या दे रहा है? आज्ञा दी जा रही है। इसी प्रकार अगला प्रकार है अर्थ के आधार पर प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य में जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, यानी प्रश्न करने का भाव प्रकट हो, अर्थात किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, कौन गाना गा रही है, तो इस वाक्य में हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि इसमें प्रश्न किया जा रहा है, अर्थात ये प्रश्नार्थक वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य में जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, भगवान करे तुम्हारा भला हो, तो इसमें क्या है? कहने वाले की इच्छा प्रकट हो रही है कि भगवान करे तुम्हारा भला हो, तो ये कैसा वाक्य हो गया? इच्छार्थक वाक्य। इसी प्रकार अगला है संदेहार्थक वाक्य। यानी जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उन दोनों में जाने कौन खेलेगा,
यानी संदेह है कि कौन खेलेगा। तो ये कैसा वाक्य हो गया? संदेहार्थक वाक्य यानी संदेहास्पद वाक्य। अगला है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य में जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। संकेत कैसे? यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूँ, ये क्या हो गई? शर्त हो गया, संकेत हो गया। तो ये कैसा वाक्य हो गया? संकेतार्थक। दूसरा उदाहरण है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो ये कैसा वाक्य हो गया? संकेतार्थक वाक्य हो गया। इसी प्रकार अगला है विस्मयबोधक वाक्य, यानी जिस वाक्य से विस्मय का, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं या विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, वह कैसा नैनाभिराम दृश्य है। तो वह ये कैसा हो गया? और ये चिन्ह लगा हुआ विस्मय आदि बोधक का, इससे हमें इस वाक्य का वैसे भी पता चल जाता है चिन्ह के माध्यम से कि ये कैसा वाक्य है? विस्मय आदि बोधक वाक्य है। अब दोस्तों हम देखेंगे अगला रचना के आधार पर। अभी हमने ऊपर आपको बताया अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताए, जो भी कितने थे? 8 प्रकार। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ध्यान रहे, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के, और क्रिया के आधार पर भी मैंने सबसे पहले इसमें आपको बताया, तो वो भी 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसी प्रकार रचना के आधार पर वाक्य भेद भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, जिसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। अब मैंने आपको पहले ऊपर बताया शुरुआत में ही कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो साधारण वाक्य जो होता है उसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे नीता खाना बना रही है, तो ये कैसा वाक्य हो गया? साधारण। जैसे कि नीता, इसमें क्या हो गया? करता है तो उद्देश्य है, और खाना बना रही है तो ये क्या हो गया? पूरा विधेय हो गया। इसी प्रकार मिश्र या मिश्रित वाक्य, रचना के आधार पर अगला प्रकार है मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसको देखेंगे हम कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो जो इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य का निर्णय करने से पूर्व प्रधान उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्यों के विषय में आपको जानकारी लेनी चाहिए कि आश्रित उपवाक्य क्या है और प्रधान उपवाक्य क्या है। अब हम पहले देखेंगे प्रधान उपवाक्य क्या होता है। तो प्रधान उपवाक्य में क्या होता है कि जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। इस जो ऊपर वाक्य दिया हुआ है उसमें गांधी जी ने कहा, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य, जिसमें गांधी जी मुख्य क्या है? उद्देश्य है, तो कहा मुख्य क्या है? विधेय है। गांधी जी क्या है? इसमें मुख्य उद्देश्य, और जो कहा शब्द है वो क्या है? मुख्य विधेय। इसी प्रकार हम देखेंगे आश्रित उपवाक्य। पहला हमने देखा प्रधान उपवाक्य, अब ये दूसरा है आश्रित उपवाक्य। तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, यानी उस पर निर्भर रहता है, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ऊपर जो हमने वाक्य देखा कि गांधी जी ने कहा, उसके बाद में जो है कि सदा सत्य बोलो, तो ये सदा जो सत्य बोलो कि सदा सत्य बोलो, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ पर आपको आश्रित उपवाक्य के प्रकारों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला है संज्ञा उपवाक्य। पहला कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य, यानी जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग
प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ प्राय की से होता है। किससे? की से। तो उक्त वाक्य जो हमने ऊपर आपको बताया कि सदा सत्य बोलो, तो जो की से प्रारंभ होने के कारण ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संज्ञा उपवाक्य। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यह वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है? की से। अब हम अगला देखेंगे विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाए तो उस उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि में से किसी शब्द से होता है। जैसे हम देखेंगे, उदाहरण है, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। तो इसमें क्या है? प्राय जो विशेषण उपवाक्य का आरंभ किससे हो रहा है? जो से हो रहा है। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, तो जो से आरंभ हो रहा है, तो हमें पता चल जाए कि ये कैसा वाक्य है? विशेषण उपवाक्य। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाए या सूचना दे, उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्राय यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि में से किसी शब्द से शुरू होता है। जैसे यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो ये कैसा उपवाक्य हो गया? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य किससे शुरू होते हैं? यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि से स्टार्ट होते हैं। अब हम वाक्य का रचना के आधार पर तीसरा प्रकार देखेंगे और वह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक जो साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये सभी क्या है? संयोजक शब्द है। तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि, ये सभी क्या है? संयोजक शब्द है। इन संयोजक शब्द से जो वाक्य जुड़े होते हैं वे सभी संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। अब इसमें किंतु क्या है? संयोजक शब्द है। तो इससे हमें पता चलता है कि यह कैसा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। कैसा हो गया? संयुक्त। समानाधिकरण उपवाक्य ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो उसे समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। अब हम आगे आपको बतलाते हैं वाक्य विश्लेषण। वाक्यों का विश्लेषण, जैसे कि रचना के आधार पर बने वाक्यों को उनके अंगों सहित पृथक कर उनका पारस्परिक संबंध बताने को हम क्या कहते हैं? वाक्य विश्लेषण कहते हैं। वाक्य विश्लेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे साधारण वाक्य का वाक्य विश्लेषण कैसे होता है। तो साधारण वाक्य का वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम साधारण वाक्य के जो दो अंग होते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, उद्देश्य और विधेय, उनको बतलाना होता है। उसके पश्चात उद्देश्य के अंगों कर्ता तथा कर्ता का विस्तारक, विधेय के अंतर्गत कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक, क्रिया एवं क्रिया का विस्तारक, जो भी हो उसका उल्लेख करना होता है। यथा जैसे कि मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। तो इस वाक्य का हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। कैसे करेंगे विश्लेषण? उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत होगा, क्योंकि ये कैसा है? साधारण वाक्य है। तो हम यहाँ इसके उद्देश्य और विधेय के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें कर्ता क्या है? प्रशांत है। कर्ता का विस्तारक क्या है? मेरा भाई। कर्म क्या हो गया इस वाक्य में? पुस्तक है। कर्म का विस्तारक धार्मिक।
पूरक इसमें कुछ भी नहीं है और पूरक का विस्तारक भी इसमें कुछ नहीं है। तो क्रिया क्या है? पढ़ता है, और क्रिया का विस्तारक बहुत। तो ये सभी क्या हो गए? उद्देश्य और विधेय। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, तो इस वाक्य का क्या हो गया? ये विश्लेषण हो गया, ये सरल वाक्य का विश्लेषण। जैसे हम अगला देख सकते हैं, आगरा का ताजमहल दर्शनीय है। तो आगरा के ताजमहल दर्शनीय में है, तो इसमें कर्ता क्या हो गया? ताजमहल हो गया। कर्ता का विस्तारक क्या है? आगरा। इधर कर्म और कर्म का विस्तारक इसमें कुछ भी नहीं है। पूरक क्या है? स्थल है। पूरक का विस्तारक है दर्शनीय। इत्यादि क्रिया इसमें कुछ है नहीं। तो आगरा का ताजमहल दर्शनीय है, तो ये इस वाक्य का क्या हो गया? उद्देश्य और विधेय हमने आपको बताया, और वाक्य का विश्लेषण भी। तो हम अगला देखेंगे, ये तो हो गया सरल वाक्य का विश्लेषण। अब देखेंगे हम मिश्र या मिश्रित वाक्य का वाक्य विश्लेषण। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि मिश्र या मिश्रित वाक्य विश्लेषण में उसके प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि सुनील ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो अब हम यहाँ पर इसका वाक्य विश्लेषण किस प्रकार करेंगे? हम यहाँ पर मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य का वाक्य विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले हम ढूंढेंगे प्रधान उपवाक्य क्या है। तो इन तीनों वाक्यों में प्रधान उपवाक्य कौन कौन से हैं? पहले में है सुनील ने कहा, दूसरे में वे सफल होते हैं, शाम को गाड़ी नहीं मिली। तो ये सभी क्या है? इसमें प्रधान उपवाक्य है। आश्रित क्या है? पहले में है कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा, दूसरे में है जो परिश्रम करते हैं, तीसरे में है क्योंकि वह समय पर नहीं गया। ये क्या हो गए? आश्रित उपवाक्य इन तीनों वाक्यों में से। अब हम विश्लेषण करेंगे उपवाक्य का प्रकार। तो ये पहला है जो कैसा प्रकार है? संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हमने यहाँ पे आपको मिश्र या मिश्रित वाक्य का वाक्य विश्लेषण किया और बतलाया आपको। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य का वाक्य विश्लेषण कैसे होता है। तो दोस्तों, संयुक्त वाक्य का वाक्य विश्लेषण, संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में साधारण वाक्यों या प्रधान उपवाक्यों या समानाधिकरण उपवाक्यों के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले संयोजक शब्द का उल्लेख भी करना होता है। जैसे हम देखेंगे, उदाहरण क्या है कि यथा, जैसे देखेंगे उदाहरण यथा कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो इस वाक्य में हम साधारण वाक्य, प्रधान उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्य संयोजक शब्द देखेंगे। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो ये सभी क्या हो गए? रचना के आधार पर वाक्य भेद हो गए। हमने यहाँ पर आपको वाक्य का विश्लेषण भी करके समझाया। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के प्रकार, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, और इसमें भी मैंने आपको क्रिया के आधार पर 3 प्रकार बताए, उसके 3 भेद। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। इन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।